इंडिया टुडे पर छपी संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब धर्म संसद मामले पर सुनवाई चल रही थी, तब वकील अश्विनी उपाध्याय ने विधि आयोग की 2017 वाली सिफारिश लागू करने की भी मांग की। यह एक महत्वपूर्ण मांग है और इसका सीधा संबंध भारत में इन दिनों जो भी हो रहा है उससे है। दरअसल 2017 में विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा था कि हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में अलग से धाराएं जोड़ी जाएं। ऐसा नहीं कि भारत में अभी हेट स्पीच को कानूनी वैधता मिली हुई है, ये अब भी अपराध है, लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में शांति भंग करने, दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने जैसी धाराएं लगाई जाती हैं। ये देखा गया है कि इन धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी को सजा मिलने में लंबा वक्त लगता है। कानून की नीयत भले स्पष्ट हो, लेकिन भाषा इतनी स्पष्ट नहीं है कि हेट स्पीच की पहचान कर पाए और फिर सजा हो। इसीलिए विधि आयोग ने एक समर्पित धारा बनाने का सुझाव दिया था। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में विधि आयोग ने हेट स्पीच को लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया था और दो प्रमुख सिफारिशें की थी। पहली, धारा 153C बनाई जाए। इसके तहत धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर नफरत फैलाने वाले और जो हेट स्पीच कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा, 1 से 2 साल की जेल का प्रावधान होता है, साथ में 5000 का जुर्माना। धारा 505A बनाई जाए। इसके तहत हर डर फैलाने या हिंसा फैलाने के लिए उकसाने संबंधित मामले में 1 से 2 साल की जेल का प्रावधान हो, साथ में 5000 रुपए का जुर्माना। आयोग ने यह भी कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाए और प्रस्तावित धारा 153C को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस या अदालत इन मामलों में बिना शिकायत मिले भी कार्रवाई कर सकती है और आरोपियों को आसानी से बेल या जमानत नहीं मिलती। आयोग ने प्रस्तावित धारा 505A को भी संज्ञेय बनाने की बात कही थी, लेकिन ये एक जमानती धारा होती है, यानी जमानत देने पर आरोपी जेल से बाहर आ सकता था। इसके लिए किसी विशेष कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अमूमन हेट स्पीच के मुकदमे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलीलों के सामने धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि क्या अभिव्यक्ति है और क्या हेट स्पीच, इस पर स्पष्टता नहीं है। इसीलिए विधि आयोग ने तब हेट स्पीच की परिभाषा भी सुझाई थी। यह अंग्रेजी में थी, हमने इसका अनुवाद किया है आपके लिए, सुनिए। ऐसा कोई भी बोला गया या लिखा गया शब्द या संकेत जो किसी के द्वारा देखा या सुना गया हो और जिसकी मंशा डर फैलाना, धमकाना या हिंसा भड़काना हो, उसे हेट स्पीच माना जाए। हेट स्पीच प्रायः व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश होती है और ये समूह नस्ल, जाति, लिंग, यौन पसंद या धर्म के आधार पर तय किए जाते हैं। भारत में हेट स्पीच जंगल की आग की तरह फैल रही है। बात भड़काऊ भाषण से चली थी, अब भड़काऊ डीजे तक पहुंच गई है। बावजूद इसके 5 साल बाद भी विधि आयोग की सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। 22 जनवरी 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया पर छपी भारती जैन की खबर बताती है कि गृह मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक निवेदन किया था। इस निवेदन में ठीक वही बात थी जो 2017 में विधि आयोग ने हेट स्पीच को लेकर कही थी। आखिर क्यों सरकार हेट स्पीच पर कार्रवाई करने से कतरा रही है? क्यों एक कानून जिसकी रूपरेखा लगभग तैयार है उसे लागू नहीं किया गया है? इस बारे में कानून मंत्रालय में क्या बात हुई? क्या सरकार की कोई आपत्ति है? और अगर आपत्ति है तो क्या सरकार ने विधि आयोग से सिफारिशों में सुधार करने को कहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार हेट स्पीच पर रोक लगाना भी चाहती है? सवाल ढेर सारे हैं, जवाब सरकार को देना है, हमारी और आपकी सरकार को। क्योंकि जब तक हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून नहीं होगा, त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम वैसे वीडियो देखते रहेंगे जिसमें रायपुर धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी को लेकर कभी आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, गालियां दी जाती हैं और वही कालीचरण जब छूटता है तो इंदौर में उसका स्वागत धूमधाम से होता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां पर धार्मिक पहचान के बाद भद्दी गालियां दी जाती हैं। अब व्हाटअबाउटरी वाले आएंगे, कहेंगे कि इस पर इतना कुछ बोल दिया, पत्थर बरसाने वालों पर नहीं बोला। बोला था लेकिन आपकी सुनने की नीयत नहीं थी। बोला था कि इस देश में कोई भी कानून हाथ में ले तो उस पर कठोरतम और त्वरित कार्रवाई हो। पर यह कार्रवाई कौन करेगा? भीड़ करेगी? अपनी मनमर्जियों से चलने वाले लोग करेंगे? या इस देश की अदालत करेगी जो संविधान की शपथ लेती है? अदालतों को ही यह काम करने दीजिए, क्योंकि जब भीड़ यह काम करती है तो देश तालिबान में तब्दील हो जाता है। अफगानिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, न इतिहास की दृष्टि से न भूगोल की दृष्टि से। और समझदार वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। इसलिए जरूरी है
कि हम और आप सचेत रहें। किसी भी किस्म के कट्टरपंथ की जगह नहीं है। जगह किस चीज़ की है कि इस पर बात हो कि हमारे और आपके अस्पताल, क्या वहाँ पर गरीबों का मुकम्मल इलाज होता है? क्या कोई भटकता नहीं है? क्या कोई इलाज के अभाव में मर तो नहीं जाता है? क्या इस देश में कुपोषण की सब समस्याओं का हल निकाल लिया गया है? क्या इस देश में हर स्किल्ड लेबर के पास रोजगार है? क्या इस देश में हर उस व्यक्ति के पास उस स्किल को हासिल करने के लिए जरूरी संसाधन है ताकि वो अपनी जिंदगी गरिमापूर्ण ढंग से जी सके? क्या इस देश का संविधान, इस देश की सरकार इस देश के नागरिक को एक भय मुक्त वातावरण दे पा रही है? क्या हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा पर्याप्त स्वस्थ है? क्या हमारे कल कारखानों को पर्याप्त मदद मिल रही है नीतियों के द्वारा ताकि वो निरंतर देश को समृद्ध करें? क्या हमारे स्कूलों में जहां 2 बरस के गैप के बाद बच्चे पहुंच रहे हैं, डिजिटल गैप, स्टडी गैप, अध्ययन का गैप नहीं हो गया है? उन बच्चों के लिए हम क्या करने वाले हैं, और खास तौर पर उनके लिए जिनके ऊपर गरीबी की, बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा पड़ती है? ये वो सवाल हैं जिनसे इस देश को रात और दिन जूझना चाहिए। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए हमें वैज्ञानिक चेतना के साथ, तर्क के साथ, बिना किसी भेदभाव के बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, समाधान खोजना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के हुक्मरान ही है ना जो कहते हैं कि जब एक स्कूल बनता है, जब एक अस्पताल बनता है, जब एक सड़क बनती है, जब एक टीका बनता है, तो वो नस्ल का, धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, भाषा का, इलाके का भेद नहीं करता है। हमें लगा था कि पैंडेमिक बीता तो लोगों को समझ आ गई होगी, वो समझ जिसके बारे में हजारों बरस पहले हमारे पुरखे कह गए थे। युधिष्ठिर ने जब यक्ष को आखिरी प्रश्न का जवाब दिया था तो क्या कहा था? यक्ष ने पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा अचरज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था, आदमी रोज मरता है, रोज पैदा होता है, ये सब देखता है, लेकिन बर्ताव ऐसे करता है जैसे अजर अमर हो। कोविड के दौरान हमने सीखा कि हमारे देश की कमियां क्या हैं, उन पर कैसे काम किया जाना चाहिए। कोविड के दौरान हमने करुणा देखी, कोविड के दौरान हमने साहचर्य देखा, लोगों ने एक दूसरे की मदद की। और कोविड बीतने के बाद हम क्या देख रहे हैं? क्या ये हमारी प्राथमिकताएं हैं? ये सवाल है जो हमारे और आपके सामने है, क्योंकि हम और आप ही ये देश हैं, हम भारत के लोग।